इस एपिसोड में आपका स्वागत है। म्यूचुअल ग्लोब से मैं राहुल नारायण। गुड मॉर्निंग, मैं मनोज श्रीवास्तव, म्यूचुअल ग्लोब से। हम लोग 21 डेज़ की सीरीज़ रन कर रहे हैं एसआईपी को। तो हम लोग एसआईपी की जो म्यूचुअल फंड स्कीम्स की हर कैटेगरी है उसमें क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए उसको समझ रहे हैं। और आज के एपिसोड में हम लोग फोकस्ड स्कीम्स को समझेंगे, उस कैटेगरी को समझेंगे और उस पर डिटेल डिस्कशन करेंगे। ओके, फोकस फंड पे हम लोग आज बात कर रहे हैं। राइट। इक्विटी है, फोकस फंड पे क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, यस। और फिर क्या उसकी परफॉर्मेंस वगैरह रही है। राइट। ठीक है। और इससे पहले कि हम एपिसोड को आगे बढ़ाएं, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबा दें ताकि आपको बिल्कुल टाइमली अपडेट मिलता रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिए। ये पूरा 21 दिन का कोर्स आप इसको मान लीजिए, मास्टर क्लास मान लीजिए, सीरीज़ मान लीजिए, इसको अगर आप देखते जाएंगे तो वी आर श्योर कि आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो फोकस फंड्स को पहले समझ लेते हैं कि क्या हैं। Right. हमारे जो ऑडियंस हैं। हाँ। तो हम लोग ने अभी जैसे बात की पिछले कुछ एपिसोड्स में लार्ज कैप, मिड कैप, इन तरह की स्कीम्स में बात की। तो ये मान सकते हैं कि थोड़ी फ्लेक्सी नेचर की होती हैं। हाँ। इसमें डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होता है। ओके। जो कि म्यूचुअल फंड का एक बेनिफिट भी है कि हम एक स्टॉक दो स्टॉक में नहीं जा रहे हैं, कई स्टॉक्स में हम अपना पैसा ले जा रहे हैं। तो अगर एक कंपनी के स्टॉक में प्रॉब्लम आए, दो कंपनी के स्टॉक में प्रॉब्लम आए, एक सेक्टर में आए, तो पूरे पोर्टफोलियो पे इम्पैक्ट कम पड़ेगा। बट लेट्स से कि कोई इन्वेस्टर है जो कि एक्सपीरियंस्ड हैं और वो थोड़ा रिस्क भी ज़्यादा ले सकते हैं, और उनको लगता है कि नहीं, मुझे इतना डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो नहीं चाहिए, या जो स्कीम हमारी इन्वेस्ट करे वो 100 स्टॉक्स में ना इन्वेस्ट करे, वो कुछ स्पेशल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करे, लेट्स से 20-30 स्टॉक्स में, उनके लिए ये फोकस फंड्स होते हैं। ओके। तो फोकस फंड्स का जो एडवांटेज या डिसएडवांटेज दोनों कह सकते हैं, क्योंकि उनका वो फीचर है कि कम स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे, और अगर फंड मैनेजर की रिसर्च अच्छी है और मार्केट भी सपोर्ट कर रहा है तो हायर रिटर्न्स का उसमें पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि अगर अच्छा स्टॉक सिलेक्शन हो गया। रिवर्स यही है कि लेट्स से कि मार्केट गिर रहा है या किसी वजह से रिसर्च अच्छी नहीं है, तो पोटेंशियल फॉर डाउनसाइड, मतलब लॉस का भी रिस्क ज़्यादा है। तो रिस्क भी ज़्यादा है और रिटर्न भी ज़्यादा हो सकते हैं। सो ये इनका फीचर है। तो ये अप्रोप्रिएट फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर के लिए शायद नहीं होगा, ये उस इन्वेस्टर के लिए नहीं होगा जो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता है। बट सीजन इन्वेस्टर्स को ये स्कीम की कैटेगरी ज़रूर समझनी चाहिए कि शायद अगर वो खुद स्टॉक्स लेना के बारे में सोच रहा है या इन्वेस्ट करता ही है, बट वो म्यूचुअल फंड का रूट लेना चाहता है कि लेट्स से कि एक म्यूचुअल फंड मैनेजर की एक्सपर्टीज भी उसमें ऐड हो जाए, तो फोकस फंड्स हाई रिस्क हाई रिटर्न स्कीम होती हैं। तो क्या इसमें कुछ ऐसा है कि कितना % लार्ज कैप हो, कितना % मिड कैप हो, इस तरह का भी कुछ है क्या फोकस फंड में? राइट। हाँ, तो इसमें जो सेबी कैटेगराइजेशन के अकॉर्डिंगली मिनिमम 65% इक्विटी में इन्वेस्ट करना होगा। वो फिर लेकिन लार्ज कैप में कर सकते हैं, मिड कैप, स्मॉल कैप, कहीं भी फंड मैनेजर के पास पूरी फ्रीडम है। वो अगर लेट्स से कि मार्केट में इस समय काफ़ी अनसर्टेनिटी है, लेट्स से कि आजकल के मार्केट की बात कर लें, तो मे बी फंड मैनेजर डिसाइड करें कि हमें लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ फंड्स लार्ज कैप की तरफ ले जाने चाहिए, और मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ा सा एक्सपोजर हम रिड्यूस कर दें। लेट्स से रिवर्स सिचुएशन है, मार्केट बहुत अच्छे बूम कर रहे हैं, तो मे बी लार्ज कैप से थोड़ा कट करके वो मिड कैप और स्मॉल कैप में ले जाएं। बट बिटवीन दिस लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप उसके पास फ्रीडम है। बट मिनिमम 65% इक्विटी में इन्वेस्ट करना है। ओके। तो जो मैं समझ पा रहा हूँ और जो मैं ऑडियंस के एंगल से डिकोड कर रहा हूँ, व्हाट यू से इज कि फोकस फंड में जो शर्त है सेबी के रूल्स के हिसाब से, वो मिनिमम 65% इक्विटी में होना चाहिए। ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन इतना ज़रूर होना चाहिए। तो इसका मतलब ये निकल के आया कि बाकी जो बचा हुआ हिस्सा है 35%, वो डेट में डाल दे, कैश पे बैठा रहे। कैश का मतलब बिल्कुल लिक्विड पे बैठा रहे, ताकि कोई अपॉर्चुनिटी, जैसे आज के हालात चल रहे हैं तो उसको लग रहा है, देखिए म्यूचुअल फंड में पैसा तो आता रहता है, सिप के जरिए भी आता रहता है। मान लीजिए किसी की सिप चल रही है फोकस फंड में, पैसा आया, रोज आ रहा है, 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ जो भी जिसका है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो पैसा उठा के, अगर फंड मैनेजर ठीक समझता है कि भाई मार्केट अभी
थोड़ा फ्लक्चुएट है, टर्मोइल है, तो वो लिक्विड पे बैठ जाएगा, ताकि जिस दिन उसको लगे भाई बहुत फॉल हो गया, या जहाँ से उसको लगे भाई मार्केट अब यू टर्न ले रहा है, तब वो ग्रेजुअली इन्वेस्ट करता चला जाए। तो ये एडवांटेज है सेबी की शर्तों के हिसाब से। राइट। लेकिन वो कोई डिफरेंशिएशन नहीं है कि कितने % लार्ज कैप में डाले, कितना मिड कैप में डाले, वैसा कुछ नहीं है। हाँ, आई गेस वही इसका एडवांटेज है एक फंड मैनेजर के एंगल से। हाँ, कि लेट्स से आई एज एन इन्वेस्टर मुझे नहीं मालूम है कि आज कितना लार्ज कैप में होना चाहिए, कितना मिड कैप में होना चाहिए, तो वो मैंने एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड मैनेजर को दे दी है। हाँ, वो डिसाइड करे कि कब लार्ज कैप में ज़्यादा रखना है, कब स्मॉल कैप में रखना है, कब मिड कैप में रखना है। ओके। लेकिन इसके पहले और एक बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है लोगों को कि एक कैटेगरी है फ्लेक्सी कैप, तो जो हम लास्ट एपिसोड में डिस्कस कर चुके हैं, और ये फोकस है। तो जितनी बातचीत अभी हम लोगों ने की है उसके हिसाब से तो एक ही जैसा है कि उसमें भी मिनिमम वैसे ही है, उसमें भी इसी तरीके से कोई कैप का नहीं है। तो फिर क्या डिफरेंस हुआ बिटवीन फ्लैक्सी कैप एंड फोकस कैप? आई बिलीव जो डिफरेंस है वो कितने स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसका डिफरेंस हो गया। नॉर्मली स्कीम्स ज़्यादा डाइवर्सिफाइड होती हैं, कोई फिक्स्ड रूल नहीं है, बट एवरेज मान सकते हैं 80, 100, 120 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करती हैं। राइट। ये फोकस्ड है। शायद मैक्सिमम की जो कैटेगरी है, मैक्सिमम की जो लिमिट है वो 30 सेट की है। हाँ। तो कोई 20 कर सकता है, कोई 25 कर सकता है, कोई 30 कर सकता है, बट इसके बियॉन्ड नहीं ले जा सकते हैं। तो हर स्टॉक की वेटेज ज़्यादा होगी। तो अगर वो चला स्टॉक तो रिटर्न ज़्यादा आएगा, गिरा तो उतना ही लॉस होगा। तो बिटवीन फ्लैक्सी एंड फोकस, क्योंकि लोगों को कन्फ्यूज़न बहुत रहता है इसलिए क्लियर करना ज़रूरी है। सब कुछ वैसे ही है लगभग, बस वहाँ पे स्टॉक की कोई लिमिट नहीं है, वो 50 ले ले या 100 ले ले या 80 ले ले। तो एक तरीके से वो थोड़ा सा ज़्यादा कंजर्वेटिव हो गया एज़ कम्पेयर टू फोकस। आई रिपीट, एज़ कम्पेयर टू फोकस। वो एग्रेसिव भी हो सकता है, वो पूरा पैसा जाके स्मॉल कैप में भी लगा सकता है, वो एक अलग इशू हो रहा है। यस। यहाँ पे ये कि 30 स्टॉक या उससे कम ही रखने पड़ेंगे। तो अगर आपको फंड मैनेजर पे, फंड हाउस पे है और प्लस आपकी रिस्क एपिटाइट ज़्यादा है, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड हो गया, तो बढ़ेगा। 4 स्टॉक बहुत अच्छे चले तो फिर रिटर्न भी आएगा, 4 स्टॉक खराब हो गए तो रिटर्न काफ़ी ख़राब भी हो सकता है। ये ध्यान एक तरह से रख के चलना चाहिए। एक तरीके से पीएमएस जैसी शेप हो गई। 25 या 30 स्टॉक हैं, मैक्सिमम 30 स्टॉक हैं। तो जैसे किसी को बहुत समझ है, अगर स्टॉक्स की भी समझ है तो वो भी देख सकता है इसको। अच्छा, हाँ, मैंने भी स्टॉक्स पे स्टडी की हुई है और फंड मैनेजर ने भी की है, हमारी उसकी वेवलेंथ मैच कर रही है। ऐसे ही हुआ। ओके, ठीक है। अब हम लोग कुछ स्कीम्स को देख लेते हैं। हाँ। हम लोग ने एक टेबल प्रिपेयर की है जिसमें कि हम लोग ने वो स्कीम्स शॉर्टलिस्ट की हैं जिन्होंने लास्ट 5 इयर्स में बेस्ट रिटर्न्स दिए हैं। ओके। तो पहले देख लेते हैं एनुअलाइज रिटर्न कि लेट्स से किसी ने लमसम इन्वेस्ट कर दिया होता 5 इयर्स पहले, तो कितना रिटर्न आता। तो हम लोग की जो स्कीम्स हम लोग देख सकते हैं टेबल में, फ्रैंकलिन इंडिया फोकस्ड इक्विटी, HDFC फोकस्ड 30, ICICI फोकस्ड इक्विटी, निपॉन एंड कॉन्ट, ये वो स्कीम्स हैं जिन्होंने बेस्ट रिटर्न्स दिए हैं। और जो रिटर्न्स हैं वो रेंज कर रहे हैं बिटवीन 19 to 23.7%, जो कि काफ़ी अच्छे रिटर्न हैं। तो इससे गेस कर सकते हैं कि इनका जो स्टॉक सिलेक्शन रहा होगा। तो ये जो रिटर्न है, ये सिप के रिटर्न है या ये एनुअलाइज, मतलब वन टाइम वाले हैं? ये एनुअलाइज रिटर्न है। कि अगर किसी ने इन्वेस्ट किया होता लमसम 5 इयर्स, आज की डेट से 5 साल पहले। इसी के बाद हम लोग जो नेक्स्ट टेबल देख लेते हैं इसमें जो अगर इन 5 स्कीमों की बात करें तो मिनिमम क्या आ रहा है और मैक्सिमम क्या आ रहा है इन 5 स्कीमों में? राइट। इन 5 स्कीम्स में मिनिमम है 18.38 और मैक्सिमम है 23.73। ठीक है, ये स्क्रीन पर भी दिखाई पड़ रहा है ऑडियंस को। अब इसमें मैं एक चीज़ जोड़ दूँ बिफोर यू मूव फर्दर। ये जो डेटा है, ये एक चीज़ हम और बता दें अपने ऑडियंस को कि जो डेटा है, यानी जिस दिन शूट हो रहा है और जब आप देख रहे हैं तो उससे फ़र्क हो सकता है।
तो रिटर्न का फ़र्क हो सकता है। राइट। बट ये जो डेटा है ये इधर का काफ़ी जो फॉल हो चुका है उसके बाद का है। और उसके बावजूद ये जो 5 साल के रिटर्न हैं, जैसा आपने बताया 18 से लेकर के और 23-24 तक जा रहे हैं, तो जो चीज़ें हम लोग बार बार बोलते हैं उसमें से एक फार्मूला तो फिट हो रहा है कि अगर 5 साल वाला इन्वेस्टर है तब भी वो इतने पैसे बना रहा है। हाँ, अब वो ये कह सकता है साहब अगर मैं 2 महीने पहले निकल गया होता तो रिटर्न ज़्यादा होते, उसका तो हल किसी के पास में है नहीं। वो बेसिकली हो गई टाइमिंग ऑफ द मार्केट। तो ये भी सारे इन्वेस्टर्स को समझने की बात है कि बेसिकली कोई टाइम नहीं कर सकता है मार्केट को। सीजन इन्वेस्टर हो या नोविस इन्वेस्टर हो, इसलिए टाइमिंग ऑफ द मार्केट नहीं करनी चाहिए। आइडियल सिनेरियो होता है कि हम कम में इन्वेस्ट कर दें और ज़्यादा में निकल जाएं, लेकिन किसी को मालूम नहीं होता है कि कब लो है और कब वो अपनी हाई पे पहुंचेगा। सो इसलिए बेसिकली इन्वेस्टेड रहें और पोर्टफोलियो जो है बैलेंस्ड रहे। शायद इसीलिए हम लोग ये बात करते हैं कि भाई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, 5 साल कम से कम हो, मोर इज़ बेटर, 7 साल हो और 8 साल हो। और ये चीज़ हम लोग हर एपिसोड में रिपीट करते हैं। उसका पर्पज़ ये है कि हो सकता है आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा हो। यस। और ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये क्रक्स है, इक्विटी इन्वेस्टिंग का एक क्रक्स है। तो मार्केट में फॉल है, शोर मचा हुआ है, उसके बावजूद ये रिटर्न बना के दे रहा है अगर आप 5 साल के इन्वेस्टर थे। अब एक चीज़ क्लियर कर दें, अभी अगर आप 5 महीने पहले जाएं तो ऑलमोस्ट पीक था मार्केट का, और उसके बाद से होते होते आज तक का तो लोएस्ट है, अब आगे और से जाएगा नीचे ऊपर ये तो किसी को नहीं पता। टाइमिंग कोई नहीं कर सकता। मैं कल एक कॉन्क्लेव था बिजनेस स्टैंडर्ड का, 2 दिन का कॉन्क्लेव था ताज पैलेस दिल्ली में, और उसमें बहुत लीजेंडरी हमारे हैं समीर अरोड़ा साहब आए हुए थे, हेलियोस के चीफ हैं, वो फाउंडर हैं। तो उनसे बिजनेस स्टैंडर्ड के एंकर ने जब पूछा कि भाई समीर साहब ये हो क्या रहा है बताइए, तो उनका जैसे ही मुझे पता चल जाएगा मैं ट्वीट कर दूंगा। हंस के बोला लेकिन ये सीरियस नोट पे है, ये किसी को नहीं पता। अगर पता होता तो क्या पूरी इन्वेस्टिंग कम्युनिटी के जो एक्सपर्ट्स हैं, किसी ने क्या 5 महीने पहले आके बोला होता भाई देखो अब तो ये हो गया हाईएस्ट, तुम सब लोग निकल जाओ इससे, और मैं भी निकल रहा हूँ, और उसके बाद में अब ये लोएस्ट हो गया चले जाइए। तो जो शुरुआत में इन्वेस्टर पढ़ता है सस्ते में खरीद लीजिए, महंगे में बेच लीजिए, बट किसको सस्ता बोल रहे हैं और किसको महंगा बोल रहे हैं वो टाइमिंग नहीं कर सकते। फ्यूटाइल एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज यही सही है। 5 साल 7 साल 8 साल के लिए इन्वेस्ट कीजिए, सिप के मोड से इन्वेस्ट कीजिए। कभी भी अपने 20% को इरोड होते हुए देखने की ताकत होनी चाहिए, और एक एक्सपर्ट आपके साथ में होना चाहिए। तो ये एक सिचुएशन है, राइट। ठीक है। तो ये वन टाइम वाले इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स थे। अब सिप पे क्या सीन है, अगर सिप किया होता तो सिप में इसमें देख सकते हैं कि कुछ स्कीम्स ने ज़्यादा रिटर्न दिए हैं एनुअलाइज्ड, मतलब वन टाइम रिटर्न से, और कुछ स्कीम्स ने थोड़े कम भी रिटर्न्स दिए हैं, बट तब भी ये रिटर्न्स अच्छे रिटर्न्स हैं। तो जो मिनिमम रिटर्न है वो है 15.62 जो कि निपॉन ने दिया है इन 5 स्कीम्स में, और इन 5 स्कीम्स में या कहें कि सबसे अच्छा रिटर्न जो दिया है वो है HDFC फोकस 30 ने 24.48% का रिटर्न है 5 इयर्स अगर किसी ने SIP की होती इस स्कीम में। तो लगभग 15.62 यानी 16% से लेके और कुछ 24% के आसपास के बीच में वेरी कर रहा है। राइट। और इसका क्राइटेरिया हम लोगों ने वैसे ही रखा है कि 5 साल पहले या उससे पहले की स्कीमों को उठाया है। अगर 5 साल के अंदर में कोई लॉन्च हुई है, 4 साल पहले, 3 साल पहले, 1 साल पहले, उसको हमने नहीं लिया है, ऑब्जेक्टिविटी रखी है। क्योंकि सिप को आप डिस्कस कैसे करेंगे 1 साल की परफॉर्मेंस की बेसिस पे। यस। बाकी आप ऑडियंस जैसे चाहे उसको डेटा क्रंचिंग कर सकती है हमारी वेबसाइट पे भी जाके कर सकती है, बट हमने क्राइटेरिया वही लिया हुआ है। और उसके बेसिस पे जो टॉप 5 थे 5 साल की वन टाइम इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे, उन स्कीम्स को ही हमने ये लिया है। ठीक है। तो अब नेक्स्ट टेबल में हम लोग कंपेयर कर लेते हैं SIP रिटर्न और एनुअलाइज रिटर्न को। राइट। अगेन हम लोग देखते हैं फ्रैंकलिन के केस में एनुअलाइज रिटर्न थोड़े से ज़्यादा हैं,
HDFC फोकस 30 केस में रिवर्स है, SIP ने रिटर्न ज़्यादा दिए हैं और बाकी जो स्कीम्स हैं उसमें भी एनुअलाइज रिटर्न SIP के रिटर्न से ज़्यादा हैं। अगेन ये पॉसिबिलिटी है, ज़रूरी नहीं है SIP के रिटर्न ज़्यादा ही हो, कम भी हो सकते हैं, बट देख सकते हैं कि रफली उसी कैटेगरी में है। एक दो जगह हैं जो ज़्यादा डिफरेंस है, ऐसे कॉन्ट के केस में बात कर रहे हैं वो थोड़ा ज़्यादा डिफरेंस है 20.8 और 15.8 का, बट ये एक्सेप्शंस हुए। मोस्ट ऑफ द केस में 1-2% ऊपर 1-2% नीचे ही होता है, बट अगेन डिसेंट रिटर्न्स हैं ये, डिसेंट रिटर्न्स। ओके ओके। उसके बाद हम लोग PE रेशियो PB रेशियो वाली टेबल देख लेते हैं। तो जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया, ये थोड़ी हाई रिस्क वाली स्कीम्स होती हैं तो थोड़ा सा PE भी ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू लेट्स से कि हम लोग जो लार्ज कैप डिस्कस किया, तो हम लोग देख रहे हैं जैसे कॉन्ट के केस में 30 के ऊपर इनका PE है, 31.98 है। तो इनफैक्ट अगर दो स्कीम्स को यहाँ कंपेयर करें, HDFC फोकस 30 और कॉन्ट फोकस फंड को, तो देख सकते हैं कि कॉन्ट फोकस ज़्यादा रिस्की है, जिन्होंने ज़्यादा महंगे शेयर लिए हैं और रिटर्न भी कम रहा है एज़ कम्पेयर टू HDFC फोकस 30 जिनका PE भी कम है और रिटर्न्स भी ज़्यादा हैं। तो सिर्फ इससे हम लोग एक आइडिया ले सकते हैं कि शायद उनका स्टॉक सिलेक्शन बेटर रहा होगा, अच्छी रिसर्च रही होगी। अगेन कोई रिकमेंडेशन नहीं है और ये फ्यूचर परफॉर्मेंस की भी गारंटी नहीं है, बट इस डेटा से पिछले 5 साल का तो हम ये एक आइडिया ले सकते हैं। इसका एक टेक अवे तो है, बाकी दिस इज फॉर द इन्वेस्टर्स टू कंज्यूम कि अभी इतना ही छोटा एक यूनिवर्स इन 5 स्कीम का, तो 32 के आसपास पी आ रहा है, जबकि उसी कैटेगरी में आपको 22 के पी पे और 24 के पी पे भी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो अब इन्वेस्टर ऑडियंस उसको समझे, एनालाइज करे। किसी डॉक्टर ने तो कहा नहीं कि 5 स्कीमों में ही डालना है, आप 4 में भी जा सकते हैं, आप 3 में भी जा सकते हैं। तो पी एक फैक्टर है विच यू मस्ट एनालाइज कि अगर पीयर ग्रुप में मिलते जुलते ही रिटर्न है और पी ज़्यादा है तो वो थोड़ा सा रिस्क का कारण बन सकता है। कई बार हाई पी हैं और उसके बावजूद परफॉर्मेंस आ रही है, लेकिन वर्ड ऑफ कॉशन, जिस वक्त मोमेंटम चल रहा होता है उस वक्त सब चल जाता है, लेकिन जब मोमेंटम रुकता है तब ये सब चीज़ें निकल के आती हैं। इन्वेस्टमेंट तो मैराथन की तरह से कीजिए, स्प्रिंट की तरह नहीं कीजिए, क्योंकि स्प्रिंट तो हाफने लगेगा ना, कितनी देर दौड़ेगा, 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, और ये एक्सरसाइज तो आपकी 20 साल, 25 साल, 30 साल के लिए है। तो दौड़ें बिल्कुल एकदम से आगे होंगे और फिर हाफने लगेंगे और फिर बैठ जाएंगे, और मैराथन वाला तो अपना दौड़ता हुआ जाएगा और निकलता चलाएगा, 20, 25, 30 साल निकलता चला जाएगा। तो थोड़ा ये भी ध्यान रखें कि बिल्कुल बेस्ट रिटर्न के पीछे नहीं जाएं। रिस्क के फैक्टर्स को भी समझें, सिर्फ रिटर्न्स को ना देखें। कई फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स ये मिस्टेक कर देते हैं कि सिर्फ रिटर्न्स को देखते हैं, रिस्क फैक्टर्स को भी जब देखेंगे, इनफैक्ट जो हम लोग टर्म यूज़ करते हैं रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, कि तो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न अगेन अगर इन्वेस्टर खुद एक्सपीरियंस्ड हो तो वो खुद उसको समझे, नहीं तो किसी एक्सपर्ट को कंसल्ट करें। और आप हमें भी कंसल्ट कर सकते हैं, हम अपने नंबर और ईमेल आईडी डिस्प्ले कर देंगे स्क्रीन पे। पॉइंट है कि आप रिस्क के फैक्टर्स को भी स्टडी करते रहें। तो यहाँ से हमें देखिए आइडिया लग रहा है पीई को देखने से, पीई जैसे और भी फैक्टर्स होते हैं जो कंसिडर करने होते हैं, बट पीई हमें इंडिकेट कर रहा है कि अगर किसी ने सिर्फ रिटर्न देखा होता, खैर यहाँ तो HDFC फोकस ने रिटर्न भी अच्छा दिया है, बट लेट्स से नहीं भी दिया होता, अभी 1 मिनट के लिए वो बात करते हैं कि लेट्स से एक स्कीम ने ज़्यादा रिटर्न दिया लेकिन उसका पी काफ़ी हाई है, और एक स्कीम ने थोड़ा सा कम रिटर्न दिया बट पी काफ़ी कम है उसका, तो एकदम से लगेगा सिर्फ अगर रिटर्न देखें कि बेटर रिटर्न वाली स्कीम बेटर है, बट ऐसा नहीं होगा जब तक हम रिस्क फैक्टर्स नहीं कंसिडर करेंगे। तो रिस्क फैक्टर कंसीडर करना ज़रूरी है, क्योंकि जैसे कि हमारे जो लीजेंड हैं इस फील्ड के, वॉरेन बफेट साहब कहते हैं भाई कैपिटल मत लूज़ करो, थोड़ा कम कमाओ लेकिन कैपिटल नहीं लूज़ करो, क्योंकि लंबी पारी खेलनी है। तो इस वजह से इन फैक्टर्स पे औरों पे भी ध्यान दें। अगर आप खुद कर सकते हैं बहुत अच्छा है, नहीं कर सकते हैं तो फिर किसी एक्सपर्ट को कंसल्ट करें। आप हमको भी कंसल्ट कर सकते हैं, हमारा ये नंबर भी डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन पे। फाइनल टेबल हम लोग देख लेते हैं कि अगर किसी ने 5 साल पहले SIP शुरू की होती 60 मंथ्स बैक, और लेट्स से कि 10,000 रुपीज़ की SIP थी और 60 मंथ्स में 6 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट हो गए, तो वो अमाउंट क्या बन जाती। तो हम लोग देख रहे हैं फ्रैंकलिन में
9.41 lakhs, SGFC फोकस 30 में 11 lakhs, ICICI फोकस में 9.95, निपॉन में 8.87 और कॉन्ट में 8.92। तो ये तो अच्छा रिटर्न है। काफ़ी अच्छे रिटर्न है और यही आपको एस्पायर करना चाहिए, इससे ऊपर तो कोई आप कैसीनो खेलने तो गए नहीं है कि आर या पार कर रहे हैं। तो एक तरह से हम लोग का फोकस का डिस्कशन ओवर हो गया। इसमें कुछ कंक्लूडिंग रिमार्क आपको देना होगा? हाँ, तो डिस्कशन हो गया, बहुत अच्छा था डिस्कशन। अब इस पर यह है कि इसके बाद भी अगर कुछ कन्फ्यूजन्स हों, कुछ क्वेरीज हों, तो आप उसको भेजें। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी दिख रहा है आपको, और हमारी टीम फिर आपको कांटेक्ट कर लेगी। और आपको खुद अपने हिसाब से करना हो तो आप ये कीजिए, आप हमारी वेबसाइट पे जा कर के भी और डेटा क्रंचिंग कर सकते हैं। इस एपिसोड को यहीं पे हम लोग एंड करते हैं। अगर एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आपकी कोई क्वेरीज हो तो हम लोग स्क्रीन पे एक नंबर डिस्प्ले कर देंगे, उसमें आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, दूसरी कैटेगरी को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। गुड बाय, थैंक यू।